नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी की। ये कंपनी लॉजिस्टिक कंपनी है, लेकिन एक कन्वेंशनल लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है। आज के वीडियो में जानेंगे कि ये कंपनी किस प्रकार से कन्वेंशनल लॉजिस्टिक कंपनी नहीं है, ये भी जानेंगे लॉजिस्टिक्स आखिर होता क्या है। लेकिन पहले जानते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स और ये जो कंपनी है ये वडोदरा गुजरात बेस्ड कंपनी है। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हमेशा जैसे हम करते हैं कंपनी के इतिहास से करते हैं। देखिए कंपनी का इतिहास बहुत ही पुराना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। किस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने बिजनेस मॉडल को लगातार चेंज करता रहता है, जिस तरीके अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, जो बिजनेस उसको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा मार्जिन और मुनाफा होने वाला है या आगे इसका भविष्य है या वो व्यक्ति उस बिजनेस में सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसे बिजनेस में शिफ्ट होता है जहाँ पर उसको ज़्यादा पोटेंशियल या अपनी कैपेबिलिटीज़ का जो ज़्यादा उपयोग उस तरह के बिजनेस में वो कर पाए, तो ऐसे बिजनेस में शिफ्ट होता है। तो जो एजिस लॉजिस्टिक्स है ये शुरुआत जो हुई इसकी, ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की रूप में हुई और 1956 में हुई। उस समय इसका जो नाम था वो अतुल ड्रग्स हाउस था, अतुल ड्रग्स हाउस। 1976 में इन्होंने अपना नाम चेंज किया और इन्होंने अपना नाम अतुल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिया। 1977 में इन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ ये जो केमिकल लाया करते थे, यानी जो दवाइयाँ बनती है, ड्रग्स बनती हैं, वो तो केमिकल से बनती, तो जो केमिकल का जो हैंडलिंग हुआ करता था, तो इन्होंने कहा यार मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं, ये हैंडलिंग, ये जो केमिकल की हैंडलिंग, स्टोरेज वगैरह, ये भी हम शुरू कर देते हैं। और वहाँ से जो इसकी शुरुआत हुई तो कंप्लीटली इन्होंने जो जो ड्रग्स की या केमिकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद कर दी और आज ये एक केमिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी बन गई है। 1978 में इनका आईपीओ आया और उसके बाद 1999 से 2003 तक इन्होंने धीरे 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 अपने लॉजिस्टिक्स बिजनेस को काफ़ी आगे बढ़ाया और आज ये देश की केमिकल वाली जो कंपनी है या जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उसमें एक नामी कंपनी है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। बिजनेस आखिर ये कंपनी क्या करती है, बहुत सरल शब्दों में समझेंगे कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो देखिए पहले ये समझते हैं कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है। देखिए लॉजिस्टिक्स का मतलब ये है कि किसी चीज को मूव करना, कहाँ से, सही जगह से सही जगह तक सही टाइम में। अब इसमें ये सही वाला जो शब्द है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किसी सही चीज को मूव करने का मतलब ये जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज हो, आप जो है वो आपके कंटेनर जिस चीज में आप ले जाएं वो इस प्रकार के हों कि वो जो सामान है ना वो सही तरीके का जो सामान है ना वो सही सुरक्षित रहे। दूसरी चीज ये सही जगह से सही जगह तक पहुंचाना, यानी कि आपका जो ओरिजिन है, यहाँ जहाँ से आप माल उठा रहे हैं वो भी प्रॉपर होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ से आप माल उठाना है आपको, और जहाँ तक उसको पहुँचाना है वो भी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए और राइट टाइम में पहुँचना चाहिए। ये नहीं इनफाइनाइट टाइम में या डिले हो गया या ये कुछ हो गया। तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन जो जिसको हम सरल भाषा में बोलते हैं, तो मैनेजमेंट की भाषा में उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। अब ये जो कंपनी है ये कंपनी क्या करती है, देखिए ये जो है जैसे मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया, ये गैस और केमिकल्स जो है ना उनका ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब देखिए ये जो गैस और केमिकल का जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको समझने के लिए आपको जो गैस का या एनर्जी का या ऑयल एंड गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको समझना बड़ा आवश्यक है। इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले ऑयल एंड गैस कंपनीज के बारे में या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में इस और या जो इस तरह की हैंडलिंग करने वाली कंपनीज के बारे में जो ऑयल एंड गैस को हैंडल करती है उनके बारे में कई वीडियोस बना रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। वहाँ पे हमने डिटेल में बताया कि किस प्रकार से जो ऑयल एंड गैस है उसको सोर्स किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इनके जो जैसे मैंने बताया कि इनका जो मेन काम है वो ये है कि ये एलपीजी और लिक्विड जो पेट्रोलियम है, अब लिक्विड में कई चीज़ें आई थी उसमें पेट्रोल, वो डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी है, केमिकल भी है, काफ़ी सारी चीज़ें।
इनके जो बिजनेस हैं बेसिकली दो तरीके के बिजनेस हैं, गैस ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, और जो दूसरा बिजनेस है वो रिलेटेड लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। अब ये जो गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसमें बेसिकली ये एलपीजी गैस का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और ये इनका ब्रेड एंड बटर, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका एस्पेक्ट है, जहाँ से इनका जो रेवेन्यू है वो 92% आता है। FY 26 में 92% आया। तो वो जो धंधा ये करते हैं उसका जो लॉजिस्टिक्स है ये हैंडल करते हैं, वहाँ वो गैस बिजनेस है। दूसरा जो इनका बिजनेस है वो 8% बिजनेस है, वो लिक्विड हैंडलिंग से रिलेटेड इनका बिजनेस है। अब ये क्या हैंडल करते हैं, गैस में ये क्या क्या काम करते हैं? तो देखिए, पहली चीज़ ये कि गैस की सोर्सिंग करते हैं। अब सोर्सिंग के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि सोर्सिंग आखिर होती क्या है और किस प्रकार से सोर्सिंग से इनका जो मार्जिन है वो एडजस्ट होता है। तो पहली चीज़ सोर्सिंग करते हैं, फिर उसका इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद वो टर्मिनल हैंडलिंग करते हैं, उसके बाद उसका स्टोरेज करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं। सोर्सिंग का मतलब ये कि किस जगह से मुझे एक सर्टेन क्वांटिटी में पूरे वर्ल्ड में से किस जगह से मुझे सर्टेन क्वांटिटी जो है ना वो मिलेगी। अब ये सोर्सिंग भारत से भी हो सकती है, जो हमारी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उनके थ्रू, जैसे ओएनजीसी हुआ या ऑयल इंडिया, उनके थ्रू भी हो सकती है, या रिलायंस के थ्रू भी हो सकती है, या वर्ल्ड में कोई अन्य जो रिफाइनरीज होती है वहां से भी हो सकती है। तो पहली चीज़ है सोर्सिंग। अब देखिए, सोर्सिंग में क्या खास बात है, सोर्सिंग दो तरीके से होती है। सोर्सिंग एक अपने लिए होती है, एक दूसरे के लिए होती है। अब इस अपने और दूसरे में आपको अंतर समझना पड़ेगा। अपने लिए का मतलब ये कि मैं गैस की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने जो है ना मुझे पता है कि भाई गैस की डिमांड ज़्यादा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कहीं बाहर से उस गैस की सोर्सिंग करूँगा सस्ती रेट पे, और उसको लाके यहाँ पर भारत में बेच दूंगा। ठीक है, और जो बीच का मुनाफा है वो मैं कमा लूंगा। तो ये ट्रेडिंग का धंधा हुआ, ये सोर्सिंग हुआ। अब जो दूसरा काम है वो किसी क्लाइंट के लिए, मान लीजिए इंडियन ऑयल ने ये कहा कि भाई मुझे जो है ना इतनी क्वांटिटी में जो है वो गैस चाहिए, एलपीजी चाहिए मुझे, तो आप मुझे सोर्स करके ला के दे दो। अब उस क्यों ये आईओसी या जो एचपीसीएल है या बीपीसीएल है उसको ये कहती है, इसका इस तरह की कंपनीज को कहती है, उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। तो वो जब कोई क्लाइंट कंपनी, या रिलायंस भी कह सकती है, या कोई और जैसे कंपनी है वो कह सकती है, अब वो जब एक बार सोर्सिंग हो गई तो उसकी इन्होंने एक सर्टेन प्राइस पे उस गैस को खरीद ली। खरीदने के बाद क्या होता है, उसका इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट कैसे होगा? देखिए, जो गैस का वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको लिक्विफाई किया जाता है, यानी जो उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रेशर के थ्रू, और स्पेशलाइज जो कंटेनर होते हैं ना उसके थ्रू उसको समुद्र के रास्ते से वो लाया जाता है भारत के पोर्ट्स पर, और पोर्ट्स पर लाके उसको अनलोड किया जाता है। मतलब शिप आ गया आपका, अब शिप के बाद उस शिप का जो टैंकर है उसमें से आप अनलोड करोगे। अब अनलोड करने में एक तरीका तो ये हो सकता है, उसको आप डायरेक्ट कोई गैस की पाइपलाइन है उसमें पुश कर दो। ठीक है, डायरेक्ट जो पाइपलाइन है जो पूरे इंडिया में फैली हुई, जैसे गेल ने जो पाइपलाइन का नेटवर्क बना रखा है, तो उसके थ्रू या तो आप पुश कर दो, या आप ये है कि अभी भाई इसमें स्पेस ही नहीं है, भाई अभी किसी दूसरे का माल ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें उस पाइपलाइन में से, तो मैं पहले स्टोरेज कर लूँ, तो उसका स्टोरेज कर लेते हैं। अब स्टोरेज का कारण एक और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट की माल, क्लाइंट के लिए इंपोर्ट करने और उसको हैंडल करने के लिए इन्होंने खुद का माल ले लिया। इनको ये लगता है यार ऐसा है एलपीजी के दाम बढ़ेंगे, तो वो जो माल ये लाते हैं वो भी स्टोरेज कर सकते हैं। तो पोर्ट पर जो है, जो अनलोड होना और उसके बाद स्टोर करना, ये सोर्सिंग, इंपोर्ट, टर्मिनल हैंडलिंग और स्टोरेज कहलाता है। तो चार चीजें हो गई। एलपीजी सोर्सिंग हो गई, जहां से आपने सोर्स कर लिया, उसके बाद इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद टर्मिनल में उसको लाके, मतलब एयर को वो सी पोर्ट पे लाके उसको अनलोड कर लिया, उसके बाद उसको बड़े बड़े जो जो टैंकर्स हैं वहां पे स्टोर कर लिया आपने। स्टोर करने के बाद आप या तो रेल के थ्रू, या टैंकर्स के थ्रू, रोड के थ्रू, जो ट्रक के थ्रू में जो टैंकर्स बने रहते हैं वो ट्रक पे जो टैंकर्स लदे रहते हैं एलपीजी वगैरह के, उनके थ्रू आप इंटीरियर में, मतलब जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट वहां भेज सकते हैं। इसके अलावा जो पाइपलाइंस होती है, लिक्विड वाली पाइपलाइंस जहाँ से लिक्विड जा सकता है, या गैस की पाइपलाइन हो, गैस की आवश्यकता हो, मतलब गैस को अगर ट्रांसपोर्ट करना हो तो गैस के थ्रू, तो ये जो है फाइनल इनका डेस्टिनेशन होता है, फाइनल इनका जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ये देखिए, जो एलपीजी की सप्लाई चेन है उसमें सोर्सिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक ये सब जगह मौजूद है।
अब इनको पैसे कैसे मिलता है? पहली चीज़ तो ट्रेडिंग से पैसा मिलता है। आपने सोर्स कर लिया, उसको स्टोर कर लिया और उसके बाद उसको बेच दिया। तो वो जो काम है उसमें उनका जो बीच का मार्जिन है, ट्रेडिंग में जिस तरीके से मार्जिन होता है, एक तो वो मार्जिन होता है। दूसरी चीज़, अगर क्लाइंट के थ्रू इन्होंने कोई माल मंगवाया है तो वहां पर आपने स्टोरेज की पहले अनलोडिंग करोगे, अनलोडिंग करने के बाद उसको स्टोरेज करोगे, स्टोरेज करने के बाद तो जो अनलोडिंग और स्टोरेज जो चार्जेस है ना, ये एक्चुअली इनको मिलते हैं। अब ये वाला जो बिजनेस है ना, ये बेसिकली प्रिडिक्टेबल बिजनेस है, क्योंकि आपको एलपीजी की कितनी रिक्वायरमेंट है भाई? एलपीजी डोमेस्टिकली यूज होती है, ऑटो में यूज होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है और कमर्शियल में यूज होती है। इंडस्ट्री का मतलब कोई फैक्ट्रीज वगैरह हुई वहां पर, कमर्शियल का मतलब कि होटल वगैरह जो होते हैं। तो इस तरह की जो चीज है वहां पर जो है वो ये इस्तेमाल होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, ए से लेके जेड तक, यानी सोर्सिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये सारा काम करते हैं। तो इस प्रकार से सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही साथ ये कुछ आइटम जो होते हैं ना, वो भी बेचते हैं। और इनके खुद के सेंटर्स भी हैं, जो ऑटो वाले सेंटर्स हुए या जो एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर, इनके खुद के भी ये इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो 140 सिटीज में इनके ऑटो एलपीजी के सेंटर्स हैं, मतलब वो पंप हैं, और 200 से ज्यादा इनके एलपीजी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब जो दूसरा डिवीजन आता है वो रिलेटेड है लिक्विड से। अब वो जो लिक्विड डिवीजन है, वहां से इनका जो रेवेन्यू FY 26 में आया वो आया 8%। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं और हैंडल करते हैं किस चीज को? बल्क लिक्विड प्रोडक्ट्स को क्लाइंट्स के लिए करते हैं। तो माल आया किसी का, उसने वो ये कहेगा, जो कोई मान लीजिए रिलायंस है, उसके लिए कोई स्पेशलिटी केमिकल आया, तो वो ये कहेगा भाई आप इसको ऐसा करो, इसको अनलोड कर लो और अपने स्टोरेज फैसिलिटीज में इसको स्टोर कर लो, और जब भी हमको आवश्यकता होगी हम इसको ले लेंगे। तो वहां से इनको ये जो हैंडलिंग वगैरह की जो फीस है वो इनको मिलती है। दूसरी बात ये कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं इसको हैंडल करते हैं, ऑयल एंड केमिकल को हैंडल करते हैं, और स्पेशलिटी लिक्विड, कई तरह के जो स्पेशलिटी लिक्विड्स हैं उनको करते हैं। इनके जो पोर्ट्स हैं, मतलब इनकी जो फैसिलिटीज हैं जहां पर ये भाई अनलोड, शिप से आया माल, तो अब ये कहीं ना कहीं अनलोड करेंगे, तो वहां पे इनकी फैसिलिटीज होनी। तो अगर आप इनके पश्चिमी तट पर देखें, भारत का जो पश्चिमी तट है, तो एक तरीके से माला बनी हुई है, आधी माला जो है ना, जैसे भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है वो इस तरीके का, आप करीब करीब वी शेप का पेनिनसुलर इंडिया, उसमें जो वेस्ट साइड है वहां पर आप ये देखिए कांडला, पीपावाव, मुंबई, इसके अलावा मुंबई में जेएनपीटी और मैंगलोर, कोची, ये सारे वेस्ट कोस्ट पे लगातार लाइन से इनके जो पोर्ट के इनके टर्मिनल है खुद के, जहां पर ये माल को लोड, अनलोड और हैंडल और स्टोरेज करते हैं। इसके अलावा जो इनके जो इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है, तो वहां पर वेस्ट बंगाल में इनका हल्दिया पर भी इनके फैसिलिटीज हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो कांडला है, पीपावाव है, मुंबई है, जेएनपीटी है, मैंगलोर है, कोची है और हल्दिया है, इनमें सब में, कोची को छोड़ के सब में गैस हैंडलिंग और ऑयल गैस हैंडलिंग और लिक्विड हैंडलिंग दोनों की फैसिलिटीज मौजूद है। केवल कोची में इनका जो टर्मिनल है वहां पर ये लिक्विड को हैंडल नहीं करते, वहां से सिर्फ ये गैस को हैंडल करते हैं। अब ये जो टर्मिनल है ये प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर है, जैसे कि आप जानते हैं, तो थर्ड पार्टी के लिए ये काम करते हैं। ओपन मार्केट इनका बिजनेस है। ओपन मार्केट का मतलब ये, आप जो चाहें, जिसको भी ये फैसिलिटी लेना है ना, तो वो फैसिलिटी ले सकता है। बेसिकली ये टोल रोड की तरह है। टोल रोड इन्होंने बना दी, ठीक है, उसके बाद जिसकी मर्जी आए, चाहे वो प्राइवेट ऑपरेटर हो या तो प्राइवेट प्लेयर हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, स्कूटर हो, कोई भी आदमी, सरकारी गाड़ी हो, बिना सरकारी गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, वो उस हाईवे पे जा सकते हैं, टोल दे दो और आप चले जाओ। तो इस प्रकार से इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओपन मार्केट के लिए अवेलेबल है। तेजिस लॉजिस्टिक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मोट है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो इनकी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जो इनकी फैसिलिटीज हैं गैस और ऑयल हैंडलिंग की, वो है। तो जैसे मैंने बताया, जो भारत की पश्चिमी तट की सीमाएं लाइन से, वहां पर जो पोर्ट्स हैं वहां पर इनकी गैस और ऑयल की हैंडलिंग, गैस और लिक्विड की हैंडलिंग फैसिलिटी है। और ये एकमात्र इस प्रकार का प्लेयर है जहां पर जो 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 सरकारी नहीं है, प्राइवेट प्लेयर जो है, तो जिसकी कनेक्टिविटी रेल के थ्रू है।
भाई रेल जो है ना भारत के कोने कोने तक जाती है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर व्यक्ति, कोई भी क्लाइंट जो होगा ना, वो अपना माल मंगाएगा तो एक ये उस तरह के ऑपरेटर को वो ढूंढेगा जो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दे हिंटरलैंड में, मतलब अंदर जाके भी, भारत के इंटीरियर पार्ट्स में भी, जो समुद्र तट से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो रेल के थ्रू वहां आसानी से पहुंचाया जा सके, क्योंकि रेल जो है वो वो कम कॉस्टली पड़ता है अगर बल्क, अगर आपको कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो रोड के कंपैरिजन में। तो कोई भी जो प्लेयर होता है वो ये सोचता है भाई इनके पास इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, इनकी जो फैसिलिटीज है वो रेल से कनेक्टेड है, तो मैं इनके थ्रू अपना माल जो है ना हैंडल करवाऊं और ट्रांसपोर्ट करवाऊं, डिस्ट्रीब्यूट करवाऊं। फिर ये जो सोर्सिंग करते हैं, इनकी एलपीजी की जो सोर्सिंग करते हैं, इनका जॉइंट वेंचर है इटोचू जापान के साथ, और जो ऑयल एंड गैस टर्मिनल ये स्थापित करते हैं वो इनका रॉयल वोपाक करके कंपनी है, उसके साथ इनका जो है जॉइंट वेंचर है। और इनका एक सब्सिडरी है वो एजिस वोपाक, इसका भी आईपीओ भी आया था, और उसके शेयर अब ये बेचेंगे, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग इनको एक सर्टेन लेवल से कम करनी है, तो जब वो ये शेयर बेचेंगे तो इनके पास काफ़ी कैश भी आने वाला है, जिससे ये अपने जो केपेक्स के जो प्लान्स है ना उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो केपेक्स के प्लान्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लान इनका है वो अमोनिया हैंडलिंग का, इनका प्लांट लगाने का इरादा, अमोनिया हैंडलिंग लगाने का, टर्मिनल लगाने का इरादा है। और अमोनिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट गैस है, और जहाँ फर्टिलाइज़र में काम आती है, साथ ही साथ जो अमोनिया का एक यूज़ अब हो रहा है, वो जो हाइड्रोजन जो है ना, जो फ्यूल के रूप में, क्लीन फ्यूल के रूप में जो हाइड्रोजन है वो भी अमोनिया से ही जनरेट होता है। अब इनके जो दो बिजनेस हैं इनको अगर कंपेयर करें तो देखिए, जो गैस का जिनका बिजनेस है वो हाई वॉल्यूम लेकिन लो मार्जिन बट प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। मतलब आपको एक तरीके से ये है कि वो पेंशन देती रहेगी, आपको एक एन्युटी देती रहेगी साल दर साल आप, क्योंकि गैस का जो वॉल्यूम है ना, कितना गैस की कंजम्पशन होने वाली है, घरेलू गैस की कंजम्पशन होगी, इंडस्ट्रियल गैस की कंजम्पशन होगी, तो वो मोर और लेस क्या है, वो फिक्स्ड रहती है। इतना वॉल्यूम मेरे यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने वाला है ही, मेरी फैसिलिटीज़ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने वाला ही है, लेकिन वो लो मार्जिन हाई वॉल्यूम बिजनेस है। तो लेकिन इसके कंपैरिजन में जो लिक्विड वाला बिजनेस है ना, वो फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस कि भाई कब इसकी डिमांड आएगी। मतलब कोई भी कंपनी है, ये खुद तो अपने लिए सोर्सिंग करते नहीं है, किसी दूसरे के लिए सोर्सिंग करते हैं। अब वो कितना लिक्विड कितनी क्वांटिटी में मंगाएगा ये अनसर्टेन रहता है जनरली, लेकिन वो हाई मार्जिन बिजनेस है। और मार्जिन की अगर मैं बात करूँ, गैस मार्जिन है मात्र 10%, गैस बिजनेस में मात्र 10% मार्जिन है, लेकिन जो इनका जो लिक्विड बिजनेस है जिसमें ये टर्मिनलिंग करते हैं, उसके बाद स्टोरेज और हैंडलिंग फीस से कमाई करते हैं, तो ये जो मार्जिन है 10% गैस वाले बिजनेस के कंपैरिजन में 62% मार्जिन है। इसलिए इस तरह का जो बिजनेस है ना, इसको आपको रेवेन्यू मिक्स के थ्रू नहीं देखना है, इसको आपको एबिटा मिक्स की कितना मार्जिन किस बिजनेस से आ रहा है और उसका कितना प्रोपोर्शन है, वो इसका वैल्यूएशन करने का सही मैट्रिक्स है। इनके क्लाइंट्स की बात करूं तो आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, नायरा एनर्जी, रिलायंस, गॉडरेज, ऐसे इनके इनके रेगुलर कस्टमर हैं। इतने स्ट्रेंथ वाले कस्टमर के लिए जब ये सोर्सिंग करती है, इनको माल सप्लाई करती है, तो जो जो क्रेडिट रिस्क है ना, मतलब माल ला के इनको सप्लाई कर दिया, पेमेंट आता बाद में, तो बात ये है, इतने जो स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स होते हैं वहां से इनकी जो क्रेडिट रिस्क है ना वो भी मिनिमम रहती है। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो पहली चीज ये तो वो है स्ट्रेटेजिक पोर्ट लोकेशन है। दूसरी चीज ये कि कोई भी कंपनी जो है ना इस बिजनेस में आना चाहेगी तो बहुत ही जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात ये है कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत बड़ी कैपिटल लानी पड़ती है। तीसरी चीज़ ये है कि चूंकि सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसलिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी होती है। और चौथी चीज़ ये है कि जो कस्टमर रिलेशनशिप है ना, जिससे सालों से आपका बिजनेस चल रहा है, आईओसीएल से, रिलायंस से, नायरा एनर्जी से या गोदरेज से, तो वो काहे को अचानक से किसी नई कंपनी में बिना किसी कारण से शिफ्ट करेंगे। तो स्टिकी कस्टमर रिलेशनशिप होती है जिससे रेगुलर बिजनेस आता है। फिर इनकी वीकनेस की बात करूं तो पहली चीज ये कि एलपीजी की वॉलेटिलिटी होती है ना, एलपीजी की जो प्राइस की वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में होती है वो इसके मार्जिन को अफेक्ट करती है। उसका कारण ये कि ये खुद भी ट्रेडिंग करते हैं। भाई माल लाके इन्होंने अपने यहाँ स्टोर कर लिया भाई, और मैं बाद में भेज दूंगा, वो असेसमेंट गलत हो गया
और मान लीजिए वो दाम एलपीजी के दाम गिर गए तो उनको कम दाम पे बेचना पड़ेगा, कब तक स्टोर करके रखेंगे। तो जब तक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तब तक वो एलपीजी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये हैवी कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो टर्मिनल होता है, आप जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे आपको नई फैसिलिटीज इनको क्रिएट करनी पड़ती है। तीसरी चीज ये कि वो फैसिलिटी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए खाली रह गई तो, मान लीजिए कभी काम नहीं मिला तो, मान लीजिए गैस इंपोर्ट नहीं हुई तो, किसी भी कारण से ऑल्टरनेटिव एनर्जी आ सकती है। तो ऐसी ये भी एक रिस्क इस बिजनेस में है। और जैसे मैंने बताया कि इस एनर्जी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, क्लीन फ्यूल से रिलेटेड जो एनर्जी इसको मिनिमाइज करने के लिए, ये जो अमोनिया वाला जो प्लांट है ना, अमोनिया वाली जो फैसिलिटी है ना, अमोनिया हैंडलिंग करने की फैसिलिटी, ये लगा रहे हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 48,400 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई काफी ठीक है, 16% का। डेट टू इक्विटी जो है वो हर 100 रुपए की इक्विटी पर 69 रुपए, 69 रुपीज का इनको कर्जा है। ये क्या है, जब ये शेयर बेचेंगे एजिक वोपाक में अपना, तो ये डेट लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। पी जो है वो 39 का है। 3 इयर्स की सेल साल दर साल जो है वो -1% से कम हुई है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है 24% से साल दर साल। उसका कारण ये, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 12 महीनों की काफ़ी अच्छी है। उसका कारण ये है कि एलपीजी की शॉर्टेज थी और मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है, तो जितनी क्राइसिस वाला जहाँ कंडीशन आती है, एलपीजी तो कहीं से लाओ कैसे भी करो बट सोर्स करो। तो ये जो स्थिति थी उन्होंने इसके बिजनेस को काफ़ी बूस्ट किया है। प्रमोटर के पास 58.1% है, एफआईआई के पास 19.54% है, और डीआईआई के पास 3.6% है, पब्लिक के पास 18.77% है। बहुत ज़्यादा जो शेयर होल्डिंग है पिछले मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून 2026 वाले क्वार्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वीडियो को समराइज करूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, एक यूनिक बिजनेस वाली कंपनी है, आसानी से कॉम्पिटिटर्स में एंटर नहीं कर सकता। जो केमिकल और ऑयल का हैंडलिंग जो है या गैस का हैंडलिंग है वो आसान नहीं होता, लेकिन आपको हमेशा की तरह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई निर्णय इस शेयर के बारे में करना है। हाँ, आप मेरे फ्रेमवर्क को ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।